हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 15 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर वो 15 चैप्टर्स पढ़ लें ताकि आपका फाउंडेशन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्ट्रांग हो। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि द डेथ ऑफ औरंगजेब दैट इज 1707 वाज वेरी क्रूशियल फॉर द ट्रांजिशन फॉर मेडिवल इंडिया टू मॉडर्न इंडिया। हमने राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखा, हमने ट्राइबल अपराइजिंग्स देखे, हमने पेजेंट अपराइजिंग्स भी देखे, हमने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सबसे पहला रिवोल्ट यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 भी देखा। हमने देखा कि किस तरीके से द रिवोल्ट ऑफ 1857 पेव्ड वे फॉर द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। हमने देखा कि मॉडरेट्स कौन थे। हमने देखा कि बर्थ ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरीके से हुआ। हमने देखा कि आईएनसी के वो 3 फेजेस किस तरीके से थे, उनके पॉलिसीज किस तरीके से थे कि 1885 से लेकर 1947 तक किस तरीके से या फिर कौन से वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे जो आईएनसी ने लिए थे या फिर आईएनसी के तहत लिए गए थे जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो आज हम बात करेंगे द एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दूसरे और सबसे अहम फेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही मॉडरेट्स में पढ़ा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को खासकर 1885 से लेकर यानी कि द बर्थ ऑफ आईएनसी से लेकर 1947 इंडिपेंडेंस तक 3 फेजेस में बांटा जाता है। यानी कि हिस्टोरियंस इसमें यूनानिमस है कि इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। जब पहले था वो था अर्ली नेशनलिस्ट या फिर जिन्हें मॉडरेट्स कहते थे, द मिड फेज विच इज़ एक्सट्रीमिस्ट जिनके बारे में आज हम जानेंगे, और आगे के लेसन्स में हम जानेंगे द गांधीयन फेज यानी कि जो सबसे आखिरी था जिसमें गांधी जी के लीडरशिप में हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो जो सबसे पहला जो फेज था वो था मॉडरेट्स का, यानी कि द बर्थ ऑफ आईएनसी 1885 से लेकर 1905 बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि 1905 में ही बंगाल का पार्टीशन किया गया था इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल सो दैट दे कैन क्रश द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। और किस तरीके से 1907 में सूरत स्प्लिट में जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच सबसे पहला और सबसे अहम स्प्लिट आ गया, ताकि आईएनसी के जो अफेयर्स अब तक यानी कि 1907 तक जो मॉडरेट्स डोमिनेट करते थे, 1907 के बाद वो एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करने लग गए। तो हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे कि सूरत स्प्लिट क्या है, बंगाल का पार्टीशन किस तरह से हुआ और एक्सट्रीमिस्ट का कितना अहम रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो दूसरा फेज था द एक्सट्रीमिस्ट, और जो आखिरी फेज जिनके बारे में हम बाद में चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो है द गांधीयन फेज, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमने एक लेसन बनाया हुआ है, आप जाकर उस पूरे लेसन को देख सकते हैं, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके रीजंस क्या थे, यानी कि एक डिटेल स्टडी हमने उस चैप्टर में की हुई है। यहाँ पर हम बस जानेंगे कि ओवरव्यू क्या था, यानी कि बंगाल किस लिए डिवाइड हुआ था एंड हाउ सिग्निफिकेंट इट वाज इन द स्प्लिट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो लाइट जो है हम यहाँ पर बंगाल के पार्टीशन की नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इट वाज कैरिड आउट बाय वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन इन एडी 1905। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, दरअसल लॉर्ड कर्जन की है जो कि उस वक्त के वाइसरॉय थे इंडिया के। तो यही वो महाशय थे जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि आज के जो बंगाल का एरिया और जो बांग्लादेश का एरिया था उस वक्त वो एक प्रोविंशियल यूनिट था, बंगाल यूनिट था। तो वहाँ पर जो है राइजिंग यानी कि नेशनलिज्म वहाँ पर ज़्यादा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर थे, राजा राम मोहन रॉय जैसे पर्सनैलिटीज़ वहाँ से आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बंगाल वॉज एक्टिंग लाइक अ नर्सरी फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को लग रहा था कि इफ़ यू वांट टू टैकल द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म यू शुड टैकल बंगाल, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न वाई बंगाल वाज डिवाइडेड। लेकिन जो ब्रिटिश ने रीजंस दिए थे उन्होंने ये कहा कि इट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वो रीजंस क्या है जो हिस्टोरियन साइट करते हैं। देखिए, बंगाल हैड द बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हमने देखा कि इंडियन रिनाइजेंस चैप्टर में किस तरीके से बंगाल रिनाइजेंस बिकम्स इंडियन रिनाइजेंस, यानी कि हिंदुस्तान में रिनाइजेंस का बर्थ प्लेस बंगाल था। तो बंगाल से ही रिनाइजेंस शुरू हुआ और बाकी के इंडिया में वो गया। तो इसी तरीके से नेशनलिज्म भी पहले बंगाल में वो पैदा होता है और उसके बाद पूरे इंडिया में वो फैलता है। तो इस तरीके से बंगाल जो था वो इंडियन नेशनलिज्म का एक बेस बन रहा था। टू ब्रेक द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ बंगाली नेशनलिज्म, हमने देखा कि किस तरीके से बंगाली रिनाइजेंस वॉज बिकमिंग इंडियन रिनाइजेंस। तो इसी तरीके से बंगाली नेशनलिज्म भी जो है वो इंडियन नेशनलिज्म में बदल रहा था। टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम्स इन बंगाल, आज का जो बांग्लादेश का आप देख सकते हैं एरिया, इट इज़ प्रीडोमिनेटली बाय मुस्लिम्स, और जो बाकी का जो वेस्ट बंगाल का एरिया है इट वॉज प्रीडोमिनेटली हिंदूज।
तो 1905 के पहले जो था ये पूरा एक प्रोविंस हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर किसी तरीके का डिवीजन नहीं था। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी यहाँ पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये दोनों बढ़ चढ़कर जो है ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई करते थे, बढ़ चढ़कर ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते थे। तो इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशों की साजिश थी द पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्रोवोकिंग दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन डू वॉट एवर इट लाइक्ड। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रिटिश की कॉलोनीज इतनी ज़्यादा दुनिया में फैल चुकी थी इन 19th एंड 20th सेंचुरी के 1/3 ऑफ द प्लानट अर्थ वाज अंडर देयर रूल। कई बार आपने ये प्रोवर्ब भी सुना होगा कि ब्रिटिश वाज द किंगडम वेयर सन नेवर सेट्स। तो ये कहीं ना कहीं अपने दबदबा, अपने पावर को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बंगाल उस वक्त पूरे इंडिया में सबसे बड़ा प्रोविंस था। मद्रास और बॉम्बे भी बड़ा प्रोविंस था, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रिनाइजेंस आ रहा है, नेशनलिज्म आ रहा है। यहाँ के जो सिटीजन्स थे या फिर यहाँ के जो रहने वाले थे वो वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा करीब आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश वाले ये दिखाना चाहते थे कि देखो, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट एंड वी आर द रूलर्स एंड you are the people who are being ruled. But the partition get vibrant color of real awakening in freedom struggle, mass movement which laid the foundation of boycott and Swadeshi movement. तो 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो कई जो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे उस वक्त जो एक्टिव थे, जैसे बाला गंगाधर तिलक हो, उन्होंने तो स्वराज का स्लोगन दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। तो कहीं ना कहीं बाइकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट, और इस स्वदेशी मूवमेंट के तहत जो थे वो सिर्फ इंडियन गुड्स और इंडियन खादी का इस्तेमाल करते थे। जितने भी फॉरेन रॉ मटेरियल्स, फॉरेन गुड्स आते थे उन्हें जलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं बंगाल पार्टीशन वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। सो हाउ द रिफ्ट बिगन्स, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये श्री अरबिंदो की पिक्चर है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। The political orientation of extremists originated within the Congress from anti-partition Bengal agitation. एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आईएनसी का ही एक हिस्सा थे। कहीं ना कहीं वो मॉडरेट्स के अंडर काम तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें मॉडरेट्स के तरीके, तौर तरीके पसंद नहीं थे, क्योंकि हमने मॉडरेट्स के चैप्टर में देखा कि बहुत ही एक मुंडेन तरीके या फिर ऑर्डिनरी तरीके इस्तेमाल करते थे मॉडरेट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी के, पिटीशंस डालने के, लेजिस्लेशंस के, अपने हक की बात करने के, डेमोक्रेसी के। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो तरीका कुछ और इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश अगर किसी चीज़ से समझेंगे तो वो बस वायलेंस होगा, बॉयकॉट होगा और स्वदेशी मूवमेंट, जिस तरीके से हमने पिछले स्लाइड में बात किया। तो इफ़ यू वांट टू किल ब्रिटिश, यू फर्स्ट स्टार्ट किलिंग देयर बेस इन इंडिया, एंड देयर बेस वाज ट्रेड। तो कहीं ना कहीं इसी ट्रेड को या फिर इसी इकोनॉमी को वो कैप्चर करना चाहते थे, उस पर इफेक्ट करना चाहते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट का तरीका मॉडरेट से बहुत अलग था। तो आईएनसी का ही एक शाखा था द एक्सट्रीमिस्ट, विच स्प्राउट और विच केम आउट इन 1905, क्योंकि मॉडरेट्स के तरीके जो थे वो मुंडेन थे, ऑर्डिनरी थे। इट वाज नॉट इनफ टू टैकल विद एन एक्ट लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल। ग्रोइंग डिसकंटेंट अमॉन्ग यंग इंडियंस एंड राइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ इंडियंस पेव्ड वे फॉर द बर्थ ऑफ नियो नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट को भी जो है नियो नेशनलिस्ट कहा जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि मॉडरेट्स जो थे वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया थे, यानी कि वो जो फॉरेन गए हुए थे, पढ़कर आए थे, वहाँ के पॉलिटिकल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से जो बखूबी मुखातिब थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मास मूवमेंट में इसे कन्वर्ट करना चाहते थे, यानी कि वो अवेकनिंग, पॉलिटिकल अवेकनिंग को वो हर एक आदमी, हर एक पेजेंट, हर एक ट्राइब जिसे एजुकेशन भी ना हो उस तक पहुँचाना चाहते थे। एक स्लोगन वो देना चाहते थे कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक यंग इंडिया जो उस वक्त का था, इट वॉज पैशनेट, एक डिसकंटेंट उसमें था कि मॉडरेट्स के तरीके काम नहीं कर रहे हैं, वी शुड गो इन अ रेवोल्यूशनरी एंड वी शुड गो इन अ वायलेंट वे। दे वर अगेंस्ट मुंडेन वेज यूज्ड बाय मॉडरेट्स, बिल्कुल, एंड वर रिप्रेजेंटेटिंग द चेंज्ड एटीट्यूड्स ऑफ इंडियन टुवर्ड्स ब्रिटिश। तो इतने सालों से हमने देखा कि 1857 में भी रिवोल्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइड या फिर वो जो बर्थ ऑफ नेशनलिज्म था वो बहुत कम था। कहीं ना कहीं मासेस में तो था, लेकिन वो बाहर दिख नहीं रहा था। तो 1905 में हुआ क्या कि ऑल ऑफ अ सडन, जब हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव कि दे कैन डू वॉट एवर दे वांट, सो इट वाज लाइक अ ह्यूज ब्लो ऑन द फेस ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनलिज्म। तो इसके खिलाफ थे यंग इंडियंस और पूरा इंडिया भी इसके खिलाफ था। सो दे वांटेड कि इस टाइड को, इस राइजिंग टाइड को हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए। Unlike peaceful moderates, they believed in revolutionary and violent ways to confront the British in India. वो खुले तौर पर कहते थे कि तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव तरीके हैं मॉडरेट्स के, वो काम नहीं करने वाले। अगर ब्रिटिश से टैकल करना है तो उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए कि भाई, अ गन इज़ फॉर अ गन एंड अ बुलेट फॉर योर बुलेट। सूरत स्प्लिट, तो आइए जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सूरत स्प्लिट 1907 के आखिरकार ये था क्या?
इट वॉज द स्प्लिटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटू टू ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट या नियो नेशनलिस्ट जो थे वो आईएनसी का ही हिस्सा थे, लेकिन वो पूरे तौर पर बाहर आकर ये नहीं कह रहे थे कि वी आर अ डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम मॉडरेट्स। तो इट वाज इन 1907 सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस। हर साल जो था वो कांग्रेस का सेशन होता था और वो एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे, या फिर जब कभी कांग्रेस के सेशन की ज़रूरत होती थी तो वो एक सेशन रखते थे और अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। तो 1907 में जो सेशन चल रहा था कांग्रेस का वो सूरत में चल रहा था। तो इसी सूरत के सेशन में जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट खुली तौर पर बाहर आ गए एंड दे प्रोक्लेम दैट वी आर पार्ट ऑफ आईएनसी बट विद अ डिफरेंट आइडियोलॉजी दैन मॉडरेट्स। द मॉडरेट्स वांटेड राज बिहारी घोष एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी बहुत बड़े प्रोमिनेंट मॉडरेट और नेशनल लीडर हैं। एंड रेडिकल्स यानी कि जो नियो नेशनलिस्ट थे वांटेड लाला लाजपत राय एज प्रेसिडेंट। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने भावनाओं को जाहिर किया कि मॉडरेट्स एक जगह पर राज बिहारी घोष को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ आईएनसी, और दूसरी जगह जो है एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेडिकल्स जो है वो लाला लाजपत राय को सपोर्ट कर रहे हैं। Moderates believed in the policy of settlement of minor issues with the government by deliberation। बहुत ही एक मुंडेन तरीका या फिर एक ऑर्डिनरी तरीका इस्तेमाल करते हैं कि ब्रिटिशों के पास जाएंगे, वाइसरॉय के पास जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, वहाँ पर अपील दाखिल करेंगे, जर्नलिस्ट या फिर इंटरनेशनल जर्नल्स जो होते हैं वहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे। दिस वॉज नॉट समथिंग विच वॉज गोइंग विद द थॉट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। दे वर अगेंस्ट दीज मुंडेन प्रोसेस। But the extremists believed in agitation, strikes and boycotts. Nationalists led by Lokmanya Tilak agitated against the moderates। तो देखिए कितना फ़र्क है दोनों में। यहाँ पर स्ट्राइक्स, एजिटेशन और बाइकॉट्स की बात की जा रही है, यहाँ पर पिटिशंस है या फिर आर्टिकल्स लिखने वगैरह वगैरह की बातें की जा रही हैं। तो इसी दौरान जो है लोकमान्य तिलक यानी कि बाला गंगाधर तिलक वो ओपनली आते हैं और मॉडरेट्स के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते हैं। बट राय स्टेप डाउन एज घोष बिकेम द प्रेसिडेंट। लाला लाजपत राय जो थे वो वॉलेंटरीली वो स्टेप डाउन करते हैं क्योंकि राज बिहारी घोष जो थे वो इलेक्ट किए गए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली अटैक्ड द एक्सट्रीमिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर वर सप्रेस्ड। यानी कि अब तक वो फ्रैक्शन जो आईएनसी का पार्ट था, यहाँ पर सूरत में जो है वो तो जाहिर के तौर पर पता चल गया कि एक्सट्रीमिस्ट एक सेपरेट फैक्शन था, वो मॉडरेट्स के साथ काम नहीं करना चाहता था। और अब तो जो है वो राज बिहारी घोष के जीतने के बाद इस पूरे एक्सट्रीमिस्ट के फैक्शन को जो है वो सेपरेट छोड़ दिया गया था। तो ब्रिटिश थॉट के यही एक अच्छा तरीका है इन्हें सराउंड करने का और इन पर अटैक करने का। तो दे स्टार्टेड अटैकिंग एक्सट्रीमिस्ट एंड देयर एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर। जो एक्सट्रीमिस्ट न्यूज़पेपर लिखते थे, बाला गंगाधर तिलक जो केसरी पेपर लिखते थे, या और भी कई जो न्यूज़पेपर्स अलग अलग जर्नल्स जो एक्सट्रीमिस्ट लिखते थे, अरविंदो हो या फिर लाला लाजपत राय, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की गई थी। लोकमान्य तिलक देयर मेन लीडर वो सेंट टू मंडाले जो आज के भूटान में है, जेल फॉर 6 ईयर्स। तो देख सकते हैं सूरत स्प्लिट के बाद 6 साल बाला गंगाधर तिलक जो थे वो जेल में थे। रीजंस फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो आइए देखते हैं कि इस एक्सट्रीमिज्म के राइज होने के रीजंस क्या है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बिपिन चंद्र पाल जी की पिक्चर है, जो कि लाल बाल पाल जो 3 ट्रायो जिन्हें हम कहते हैं द ट्रायो ऑफ न्यू नेशनलिस्ट, तो ये बिपिन चंद्र पाल की पिक्चर है। फेल्यूर ऑफ मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस। मॉडरेट्स सक्सेसफुल तो थे इंडिया में इंडियन नेशनलिज्म को इंस्टिल करने में, लेकिन ब्रिटिशों के खिलाफ कोई भी ऐसा जीत उन्होंने दर्ज नहीं की थी कि ये कह सके भाई ये बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए, या फिर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड। तो यही सवाल किया एक्सट्रीमिस्ट ने, क्या आपने किया क्या है? तो आप तो बस पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? तो ये आपका सरासर एक फेल्यूर है। द फेमैन एंड प्लेग ऑफ 1896-97। बंगाल के एरिया में होता यह था कि फ्रीक्वेंट फेमाइंस आते थे उस वक्त, और बंगाल में 1896-97 के वक्त जो था वो सबसे बुरी तरीके से फेमाइन आया था। 1/3 ऑफ द एंटायर बंगाल पॉपुलेशन डाइड इन दिस फेमाइन। लेकिन मॉडरेट्स कुछ भी नहीं कर सके, या फिर उन्होंने ब्रिटिश पर किस तरीके का दबदबाव भी नहीं रखा कि भाई वहाँ के गरीबों को या फिर वहाँ किसी लोगों को, किसानों को जो ट्राइबल्स या फिर वगैरह वहाँ रहते थे, उन्हें किसी तरीके की मदद मिल सके। तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेल्योर एंड वन ऑफ द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कलर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे इन द बर्थ ऑफ गांधी कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म चल रहा था, इट वाज आल्सो अफेक्टिंग इंडियंस इन इंडिया।
रूसो जापानीज वॉर ऑफ 1904-05 इवेंट्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल अवेकनिंग। रूसो जापान का वॉर भी उस वक्त बहुत बढ़ चढ़ कर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल रहा था कि इवन अ स्मॉल नेशन लाइक जापान कैन टेक अगेंस्ट अ माइटी कंट्री लाइक रशिया, तो व्हाई नॉट कंट्री लाइक इंडिया गो अगेंस्ट ब्रिटिश। अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो आइए देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के अचीवमेंट्स क्या थे। बंगाल पार्टीशन गेव द एक्सट्रीमिस्ट अ वाइडर स्टेज टू अट्रैक्ट मिलियंस टू प्ले देयर रोल। हमने देखा कि 6 साल बाला गंगाधर तिलक को मंडाले जेल में भेजा हुआ था, एंड बाय द टाइम बाला गंगाधर तिलक केम आउट ही वॉज अ नेशनल हीरो। देयर वर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हु वर स्टैंडिंग टू गिव लाइव्स ऑन हिज ऑर्डर। तो इस तरीके से जो थे वो मिलियंस को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि दे वर रेडी इवन टू गो टू जेल, अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज। The extremists advocated boycott of foreign goods, use of Swadeshi goods, national education and पैसिव रेसिस्टेंट। तो देखिए किस तरीके से जो है वो बिल्कुल रूट्स पर, ब्रिटिश राज के रूट्स पर, यानी कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमी जिस इंडियन रेवेन्यू पर चल रही थी वो उसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे थे, स्वदेशी गुड्स को सपोर्ट कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन, और फिर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हमारे होते थे उसे सपोर्ट कर रहे थे, एंड पैसिव रेसिस्टेंस को वो सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि हड़ताल, बाइकआउट वगैरह। It proved a most effective weapon against economic exploitation by foreigners and for enjoining British interest in India। अभी हमने देखा कि they were indirectly cutting down the roots of British Raj in India. The extremists emphasized the national scheme of education, boycotting the government-controlled universities and colleges all over the country. वुड्स डिस्पैच में हमने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, और वो एक स्कीम के खिलाफ थे कि जिसके तहत पूरे गवर्नमेंट जो थे वो कंट्रोल कर रही थी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। वो चाहते थे कि इंडियन ट्रेडिशन एजुकेशन भी हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी पढ़ाई हो, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को भी जागरूक करना चाहते थे या रिवाइव करना चाहते थे। The extremists also encouraged cooperative organizations, कहीं ना कहीं together and with unity we can defeat Britishers. Became the foundation store for Gandhians to rise above and strike at the face of British Raj to its death। हमने देखा कि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरीके से गांधीयन फेस जो है वो बहुत मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के आइडियोलॉजीज को इस्तेमाल करता है, यानी कि इट यूजेस द पैशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड वेस ऑफ मॉडरेट्स टू स्ट्राइक अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो ये थे चंद अचीवमेंट्स एक्सट्रीमिस्ट के। तो आइए जानते हैं फ्यू प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में कि वो कौन कौन थे। सबसे पहले थे बाला गंगाधर तिलक, आप पिक्चर देख सकते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकमान्य, यानी कि लोकप्रिय सबसे ज़्यादा। हिज जर्नल द केसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा गया है। द केसरी वॉज रेवोल्यूशनरी वेपन टू अटैक द रूल ऑफ ब्रिटिश। तो डायरेक्टली जो थे वो ब्रिटिश को अटैक करते थे अपने इस केसरी न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके। इन 1916 ही सेट अप होम रूल लीग एट पूना एंड गेव स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। बहुत ही जो प्रोमिनेंट फेज जो हमने आईएनसी में भी देखा कि पोस्ट 1905 टू 1920 के बीच सबसे प्रोमिनेंट चीज़ अगर कुछ थी आईएनसी की तो वो था होम रूल लीग मूवमेंट, जो इनके लीडरशिप में किया गया था। लाला लाजपत राय, हमने पिछले स्लाइड्स में इनकी पिक्चर देखी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द लायन ऑफ पंजाब, यानी शेर पंजाब उन्हें कहा जाता था। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्वदेशी मूवमेंट। हिज फेमस स्लोगन गो बैक साइमन 1927 में जो साइमन्स का कमीशन आया था, हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में बात करेंगे, तो साइमन्स गो बैक ये इन्हीं का नारा था। बिपिन चंद्र पाल, हमने पिक्चर देखी पिछले स्लाइड में इनकी। ही वॉज टर्न्ड एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम मॉडरेट। तो पहले बिपिन चंद्र पाल जो थे वो मॉडरेट थे, बाद में उन्हें पता चल गया कि दीज वेज आर नॉट वर्किंग, तो वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद हुआ था। He spread his ideas of nationalism through the nook and corner of Indians by his powerful speeches and writing। एक बहुत ही prolific orator थे बिपिन चंद्रपाल। अरविंदो घोष, हमने इनकी भी पिक्चर भी देखी। He was another extremist leader and took active participation in स्वदेशी मूवमेंट। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फेज या फिर न्यू नेशनलिस्ट फेज के बारे में। आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा और आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।